So hi everyone, welcome back to my YouTube channel। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश कि ये जो दिवाली है वो आपकी फैमिली के लिए आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लाए, आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करो एंड ऑल्सो अपना एक बेटर वर्जन बनाओ बाय द नेक्स्ट दिवाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो, क्योंकि आई नो आप सबके एग्जाम जाने वाले हैं एंड हमारा सिलेबस भी नहीं हुआ खत्म। मेरा टारगेट है कि आपके एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3-4 दिन पहले सिलेबस खत्म हो जाए, जिससे आपके पास एम्पल ऑफ टाइम हो रिवीजन करने का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। बट मैं ये देख रहा हूँ कि आप वीडियो को देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते, तो आई वांट यू ऑल टू फर्स्ट लाइक अप द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर करा दिया था आपका डिस्कर्नमेंट। बट एज वी नो कि आपके पास काफी कम टाइम है और हमें 2 यूनिट और करने हैं, तो आई हैव कवर्ड these 3 topics टू इन दिस सिंगल वीडियो। तो ये थोड़ा सा लेंदी चले जाएगा वीडियो, बट मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई वांट यू ऑल टू सपोर्ट माय चैनल टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो सबसे पहला अपना आता है डिस्ट्रक्टिव, तो हमारा नहीं, पहले आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया था, अब हमें करना है आज स्टार्ट एक करना टॉपिक आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है जो ऑल्टरकेशन, जो मतभेद हो जाते हैं दो लोगों के बीच में ना, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या कहता है कि रेजोल्यूशन मतलब कि सॉल्व करना, तो जो भी आपका मतभेद हुए हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है फाइंड करना, क्या किस चीज का प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइंड करते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों पार्टी जिसमें अग्री करे। ठीक है, मान लो कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो गई है, 4 पिज्जा के पीस हैं, वो आप कह रहे हो मुझे 3 दो और वो कह रहे हैं मुझे 3 दो। ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करने का सबसे बेटर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन क्या होगा बाय बोथ दी एंड्स, कि दोनों पार्टी अग्री करें कि दोनों हाफ हाफ 2-2 पीसेस पिज्जा के लेंगे। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मैंने तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। तो ठीक है, डेफिनेशन आप ये वाली लिख लेना एग्जाम में। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होता है आपका? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बनाते हैं टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें दोनों पार्टी अग्री करें। ये एक एसेंशियल स्किल होती है पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के में देखें तो हम, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ये इतनी छोटी सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट किसी से भी कभी भी और कैसे भी हो सकता है, मतलब ये नेचुरल होता है तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट आना। ओके, तो यहाँ पे कुछ की प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारा एक्टिव लिसनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपकी है वो स्पीकिंग से पहले क्या है, यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर। ठीक है, यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर फर्स्ट देन टू बी अ ग्रेट स्पीकर। तो ठीक है, तो आपको एक्टिवली सुनना इंपॉर्टेंट भी होता है कि आप कोई बोल रहे हो तो आप उसको एक्टिवली अटेंशन के साथ सुने इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दैट पर्सन। ठीक है, इट इन्वॉल्व फुल्ली हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड नाउ ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग कैन बी अ हेल्पफुल टेक्निक विच हेल्प यू टू इंश्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड देयर पर्सपेक्टिव करेक्टली। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि जो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होती है वो एक हेल्पफुल टेक्निक हो सकती है, क्योंकि ये आपको इंश्योर कराती है कि लोग जो है आपका पर्सपेक्टिव करेक्टली समझ रहे हैं। एक्टिवली लिसनिंग हो गया। दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है आपका? क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो होती है वो एसेंशियल होती है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ करते हो तो ये आपका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप किसी भी पर्सन के साथ एक रिस्पेक्टफुल वे में कम्युनिकेट कर पाते हो इन दिस वर्ल्ड टू। ठीक है, हमेशा आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कम्युनिकेशन करने से पहले, कि आप कोई भी डिफेमिंग वर्ड या इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना कर रहे हो जो दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसे वर्ड यूज करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट करने के लिए आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लाइक दूसरे पर्सन को भी अच्छा लगे सुनने में, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आए, राइट। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग हो गया। दूसरा कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज एम्पैथी।
आई एम श्योर एम्पैथी का मतलब तो पता ही होगा आप सबको। एम्पैथी मतलब होता है बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन कंसर्न, ठीक है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि अपने आप को दूसरे पर्सन के साथ रिलेट कर पाना, कि अगर आप उस पर्सन की उस सिचुएशन में होते तो आप क्या फील कर रहे होते, ठीक है। तो बीइंग एबल टू रिलेट योरसेल्फ विद अदर पर्सनस फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव कैन हेल्प यू टू डी एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है एम्पैथी, ठीक है। तो फोर्थ वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कह रहे हैं कि अगर आपका कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप सबके साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जो आप सबके बीच में प्रॉब्लम है उस कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को इजीली रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या कहते हैं, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ बोथ द पार्टीज एंड वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना, जिससे आप क्या कर सको, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बना सको जो दोनों पार्टीज की साइड से अग्रीड हो। नाउ कम्स द लास्ट टेक्निक फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और ये वन ऑफ द क्रूशियल टेक्निक है फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस जगह एग्जांपल दिया था जो आपको याद हो, तो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो बंदों में लड़ाई हो रही है कि 4 पीस हैं, हर दोनों बंदे कह रहे हैं मुझे 3-3 पीस चाहिए, तो उस केस में दोनों को 3-3 पीस तो नहीं मिल सकते क्योंकि पिज्जा ही हमारे पास टोटल 1 है और उसमें 4 पीस हैं। तो उस केस में दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दोनों को अपना 1-1 पीस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जब जाके दोनों क्या कर पाएंगी, अग्री कर पाएंगी ऑन द सेम लेवल, ठीक है। सेम लेवल पर अग्री करने के लिए करना होगा, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम एक कॉमन ग्राउंड को फाइंड करें जहां पे दोनों पार्टीज अग्री कर सकती हैं, और एक कॉमन सॉल्यूशन सीख करें जहां पे दोनों पार्टीज की नीड जो है वो फुलफिल हो जाए एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया कॉम्प्रोमाइज। ओवरऑल जो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स और एक मल्टीफेसिड प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है तुम्हारा, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसको ऑब्टेन करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट करने के लिए आपको जरूरत होती है इसके कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स की, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब अगर आप एक्टिवली लिसनिंग करते हैं, आप एक्टिवली चीजों को सुनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं रिस्पेक्टफुली, एम्पैथी शो करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो आप जो है वो एक बेटर लाइफ जी पाएंगे और एक ऐसे तरीके से लाइफ जिएंगे जिसमें दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये हम इसके साथ साथ हमारा जो एक टॉपिक था, ये आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वो तो इसका खत्म हो गया। यूनिट 2 के हमारे 2 टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, एक ये एंड एक ये। अब जो हमारे 2 टॉपिक बचे हैं वो हैं ये, एक डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन एंड एक नीड ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो ये भी हम इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे विद द यूनिट 3, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एंड सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक इज डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन। इमोशन क्या होते हैं, इमोशन एज यू नो, ठीक है। इमोशन जैसे आपको होता है एक नेचुरल और एक इनएविटेबल प्रोसेस होता है, अनअवॉइडेबल प्रोसेस होता है, जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है। मतलब जो इमोशंस होते हैं तुम्हारे नेचुरल होते हैं, हर किसी के अंदर पॉजिटिव अच्छे इमोशंस भी आते हैं, हर कोई हंसता भी है, हर कोई रोता भी है, ठीक है। एक नेचुरल और एक अनअवॉइडेबल पार्ट होता है ग्रो अप करने का, ठीक है। वेयरएज कुछ इमोशंस जो होते हैं कंस्ट्रक्ट, पर इसमें कुछ इमोशंस जो हो सकते हैं आपके वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब उससे आपका और दूसरों का भला भी हो सकता है। वेयरएज कुछ इमोशंस आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पूरी तरह तबाह कर सकते हैं, जैसे कुछ इमोशन जैसे लालच है, लालच भी, ग्रीड भी एक इमोशन है। अगर आपके अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रीड होगी तो उस केस में क्या होगा, आप बर्बाद हो जाओगे, वो एक डिस्ट्रक्टिव है। वेयरएज अगर आपके अंदर एक इमोशन है एम्पैथी करने का, आप दूसरों के साथ एम्पैथाइज कर पाते हो, तो उस केस में आप जो लाइफ जियोगे वो बहुत एक हैप्पी लाइफ जियोगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इमोशन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस वो इमोशंस होते हैं आपके जो दूसरों को हार्म करते हैं, या तो फिजिकली या इमोशनली। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के एग्जांपल्स हो गए जैसे एंगर हो गया, एनवी, जेलसनेस हो गई और हेट्रेड हो गया, नफरत हो गई, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस में ये सारे आ जाएंगे, ये सब आपको तबाह कर सकते हैं। और ये जो इमोशंस होते हैं इनकी मदद से क्या होता है, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, दूसरों के प्रति लड़ाइयां करते, लड़ाई वाले विचार आते हैं, स्ट्रेस होता है,
ठीक है। और इसके साथ साथ, इन दोनों चीज के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है, और साथ साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इमोशन का। अगर आपसे पूछेगा तो ये लिख देना डिस्ट्रक्टिव इमोशन के बारे में, कुछ आप बना के भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स आवर कंस्ट्रक्टिव इमोशन। कंस्ट्रक्टिव इमोशन क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इमोशन हमारे वो इमोशन होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रमोट करते हैं वेलबींग। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इमोशन क्या करते हैं, वो एक वेलबींग, एक वेलफेयर प्रमोट करते हैं हमारे अमंग आवरसेल्फ, और एक पॉजिटिव आउटकम देते हैं। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव आउटकम देते हैं, एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल देते हैं अगर आपके अंदर कंस्ट्रक्टिव इमोशन होंगे तो। कंस्ट्रक्टिव इमोशन की क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे लव होना, एम्पैथी होना, कंपैशन होना, हैप्पीनेस होना, ये सब क्या हो गया? ये इमोशंस से क्या होता है, एक आप जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हो दूसरे पर्सन के साथ, वो एक बहुत पॉजिटिव होती है, हैप्पीनेस इंक्रीज होती है आपकी, और ऑल्सो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इमोशन क्या करते हैं, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, वेराज जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन होते हैं वो आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को तबाह करते हैं। इसकी भी हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम कैसे डील कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इमोशन से, और आपका ये कंस्ट्रक्टिव इमोशन को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इमोशन। सबसे पहले आपको डिस्ट्रक्टिव इमोशन से डील करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि जो इमोशन का सोर्स है वो क्या है, मतलब जो ये इमोशन आपके दिमाग में आया वो कैसे आया, मतलब वो क्यों आया। जैसे आपके अंदर लालच आया तो क्यों आया, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, इट इज सर्टेन रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर। ठीक है, ये डिपेंड, और जो इमोशन आते हैं तुम्हारे वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे। ठीक है, इमोशन का तो ये हो गया। एंड नाउ कम्स द प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, अपनी माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो, मतलब मेडिटेशन करो, और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जब भी आप दूसरों से बात करते हो ऑब्जर्व करो आप किस तरीके से बात कर रहे हो, मोमेंट पे प्रेजेंट रहो, जो भी जिस मोमेंट में आप उसमें प्रेजेंट रहो, और किसी को जज मत करो फालतू में। ठीक है, अगर आप ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो इससे क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव इमोशन होते हैं, जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस की बाढ़ चल रही होती है वो खत्म हो जाती है, और कंस्ट्रक्टिव इमोशन की अवेयरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इमोशन की वो बढ़ जाती है तुम्हारी अवेयरनेस, एंड नेगेटिव इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब आता है अपना यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो सेल्फ टॉक अपने आप से जो बातें करते हो आप, जैसे सोते सोते जो आप अपने आप से बातें कर रहे होते हैं ना, उसमें मेनली आप ऑब्जर्व करना कि आप नेगेटिव बातें ज्यादा कर रहे होगे अपने आप से एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो जो आप ये कोशिश करा करो कि जब भी आप अपने आप से सेल्फ टॉक करो तो वो पॉजिटिव हो रादर देन बीइंग नेगेटिव। ठीक है, अगर आप रिफ्रेम करते हो अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में और कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज में, तो इससे क्या होता है, आपको एक इमोशनल बूस्ट मिलता है, जिससे आपके अंदर हैप्पीनेस आती है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। ओके, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और है अपना सीक सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव सेल्फ टॉक और सपोर्ट लो। अगर आप अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से सपोर्ट लेते हो तो क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है मैनेज करने में, मतलब अपने आप को मैनेज करने में करता है, और डिफिकल्ट इमोशंस वगैरह से को हैंडल आउट करने में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है, सपोर्ट लो अपने फ्रेंड फैमिली से, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो। और फिफ्थ वन इज उन एक्टिविटीज में एंगेज हो जो पॉजिटिव इमोशंस को प्रमोट करती हो। ठीक है, साथ साथ आपको किन किन एक्टिविटीज में एंगेज होना है जो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन लाती हो। एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ड्यूरिंग लेजर टाइम, गोल्फ खेलना, या जो भी जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, चैरिटी करना, वो सारे काम करो, जिससे आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशन का वो है प्रभाव है वो कम हो, और पॉजिटिव इमोशन का प्रभाव बढ़े। ठीक है, अब अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो और मैनेज करते हो अपने डिस्ट्रक्टिव इमोशन को, और कल्टीवेट करते हो अपने इमोशंस को और टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव इमोशन, उससे क्या होता है, वो आपका जो वेलबींग है, जो आपका वेलबींग है उसको इम्प्रूव करेगा, एंड साथ साथ एक स्ट्रॉन्गर और एक हेल्दियर रिलेशनशिप बनाने में मदद करेगा दूसरों के साथ। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रक्टिव इमोशन को हैंडल करते हो, कंस्ट्रक्टिव इमोशन को बढ़ाते हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप होगी दूसरे पर्सन के साथ वो क्या होगी, वो काफी ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा आई थिंक कि ये
सेकंड टॉपिक भी खत्म हो चुका है, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन वाला। तो हमारा 2 टॉपिक खत्म हो गए, एक आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एक डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, द नीड फॉर इमोशनल बैलेंस। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर इमोशनल बैलेंस, मतलब अपने आपका जो इमोशन है उसे आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो इमोशनल बैलेंस होता क्या है? इमोशनल बैलेंस ये होता है जिसमें आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो एक हेल्दी एंड पॉजिटिव मैनर में, क्योंकि आप ऑब्जर्व करना आपके दिमाग में हमेशा दो टाइप की इमोशन चलते रहते हैं, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है एक स्टेबल और हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो इमोशनल बैलेंस में करना क्या होता है, हमें बेसिकली इसमें हमें अवेयर होना पड़ता है, जो भी हम बोल रहे हैं समझ रहे हैं उसके रिलेटेड हमें अवेयर होना पड़ेगा कि कैसे, अगर मतलब आपको अवेयर होना पड़ेगा कि जो ये चीज है वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि ये चीज अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो ये मुझे कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो इससे मुझे क्या लाइक नुकसान पहुंच सकता है, तो उस केस में जो आपका वो होगा कंडीशनिंग होगी वो बेसिकली इमोशनल बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ दोबारा टेक्निक्स हैं जिससे मतलब रीजंस हैं व्हाई इमोशनल बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले इमोशनल बैलेंस जो इम्पोर्टेंट होता है वो है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। जो इमोशनल बैलेंस, अगर आप एक इमोशनली बैलेंस पर्सन हो तो आज जो आपकी रिलेशनशिप्स होंगी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड रहेंगी, बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगी। ठीक है, तो इमोशनली बैलेंस इंडिविजुअल जो होंगे उनके टेंड्स टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, जो इमोशनली बैलेंस्ड लोग होंगे उनकी क्या होगी, हेल्दियर रिलेशनशिप होगी एज कम्पेयर टू अदर विद नॉन विद द पर्सन विद अ लेस इमोशनल बैलेंस्ड। ठीक है, और ये जो इमोशनली बैलेंस पीपल होंगे वो क्या कर पाएंगे, वो कम्युनिकेट कर पाएंगे बेटर तरीके से अपने नीड्स एंड इमोशंस के बारे में। ठीक है, जो इमोशनली बैलेंस पर्सन होंगे वो क्या कर पाएंगे, वो कम्युनिकेट बेटर तरीके से कर पाएंगे अबाउट देयर नीड्स एंड इमोशन। ठीक है, पहला हो गया इम्प्रूव रिलेशनशिप। दूसरा रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो तुम्हारा ये इमोशनली बैलेंस पर्सन होता है वो क्या, उसमें क्या होता है वो उसके अंदर जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, जब भी आप एक इमोशनली इम्बैलेंस होंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी चलती रहेगी जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों खराब हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप इमोशन अपने इमोशंस को रेगुलेट करें तो उस केस में क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा और एंजाइटी लेवल भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। एंड इसके इसके क्या फायदा होगा, आपको प्रमोट करेगा एक ग्रेटर सेंस ऑफ काल्म एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो गई, इसमें आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ वो नहीं है। थर्ड रीजन फॉर बीइंग इमोशनली बैलेंस्ड इज इंक्रीज रेजिलेंस। तो जो इमोशनल बैलेंस है वो क्या करता है, आपको और ज्यादा रेजिलेंट बनाता है और ज्यादा सहनशील बनाता है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जो लाइफ की अनसर्टेनिटीज होती हैं उसमें आप जो होते हो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हो अगर आप इमोशनली बैलेंस पर्सन हो तो। ठीक है, कैन बाय डेवलपिंग द स्किल्स टू रेगुलेट आवर इमोशन। अगर आप ये स्किल्स को डेवलप कर लो जो आपके इमोशंस वगैरह को रेगुलेट करती हैं तो यू विल बी एबल टू बेटर कोप अप विद डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, जो अगर आप ऐसा कर लेते हो, इमोशनली बैलेंस हो जाते हो, तो फिर क्या होगा, आप बेटर तरीके से कोप अप कर पाओगे विद डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में आप इजीली एम्ब्रेस कर पाओगे अपने आप को। ठीक है, इंक्रीज रेजिलेंस। फोर्थ वन है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जो इमोशंस होते हैं वो जब भी आपको होगा आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी जो जजमेंट्स होती है बहुत ज्यादा इरेशनल हो जाती है और आप क्या ले लेते हो, अपने इमोशनली फूल बन के एक पुअर डिसीजन ले लेते हो जो आपको लाइफ टाइम रिग्रेट देता है। ठीक है, एक तो ये हो गया व्हेन आवर इमोशंस आर आउट दे कैन क्लाउड आवर जजमेंट एंड लीड अस टू मेक पुअर डिसीजन। एंड अगर आप ये लर्न कर लेते हो आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर इमोशन तो you can make more rational decisions that align with our values and goals। ठीक है, कह रहे हैं कि जब भी आप अपने इमोशंस वगैरह को मैनेज करना सीख जाते हो तो आप रैशनल डिसीजंस ले पाओगे जो आपके गोल्स और वैल्यूज के साथ अलाइन रहे। ठीक है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग हो गया। फिफ्थ वन इज बेटर सेल्फ अवेयरनेस। ये भी आपको बताया, इमोशनली बैलेंस जो होता है पर्सन उसको क्या करना होता है, इसको अवेयर रहना होता है अबाउट हिज इमोशन एंड कैसे वो इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके थॉट्स को और आपकी लाइफ को। ठीक है, अगर आप ये सेल्फ अवेयर रहोगे तो उस केस में क्या होगा, आप जो भी डिसीजन लोगे वो ऐसा तो नहीं लोगे जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करे। आप हमेशा फिर ऐसा डिसीजन लोगे इमोशनली बैलेंस रह जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे और पॉजिटिव
उसका जो आउटकम हो वो पॉजिटिव ही हो, राइट। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। बस एक इसका छोटा सा कंक्लूजन और दे देता हूँ, देन हमारा यूनिट 2 भी खत्म। ठीक है, टू कल्टिवेट इमोशनल बैलेंस, ठीक है, ये कंक्लूजन है इसका, ये इमोशनल बैलेंस का। तो टू कल्टिवेट इमोशनल बैलेंस, ये आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स को अडॉप्ट करो, सपोर्ट लो जब भी आप किसी मेंटल हेल्थ या कोई किसी भी टाइप का डिप्रेशन वगैरह या कोई भी इंस्टेबिलिटी है, तो आप कंसल्टेंट की मदद लो, सपोर्ट लो इसमें। और इमोशनली बैलेंस होने के लिए ये कह रहे हैं आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेज में इंडल्ज होना चाहिए, थेरेपी लेनी चाहिए व्हेन नीडेड। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक इमोशनली बैलेंस पर्सन रहेंगे। अगर आप इमोशनल बैलेंस को प्रायोरिटाइज करेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा यूनिट 2 खत्म। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आई होप यू ऑल प्रॉस्पर इन योर लाइफ। एंड एक छोटा सा काम कर दो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है एंड आई एम वर्किंग सो हार्ड। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।